नमस्कार। आज हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अविकारी शब्द होते हैं। पहले हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़े, तो आज हम इस वीडियो में अविकारी या अव्यय, अविकारी या अव्यय शब्द, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। अब ये शब्द क्या होते हैं, किससे कहते हैं, इसके विषय में हम जानकारी, इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। फिर समझते हैं परिभाषा को। वे शब्द जिनमें वचन, लिंग, पुरुष, काल, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। यानी साथियों, जिन शब्दों में वचन, लिंग, पुरुष, काल, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जो शब्द होते हैं ये शब्द अपरिवर्तित रहते हैं। तो इन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं और यानी उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये शब्द कौन कौन से होते हैं? पहला है क्रिया विशेषण, उसके बाद में दूसरा है समुच्चय बोधक, अव्यय बोल सकते हैं इनको। तीसरा है संबंध बोधक, लिख लो, विस्मयादि बोधक बाद में लिखें। संबंध बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। और एक सकारात्मक व नकारात्मक अव्यय। एक और है निपात। तो साथियों, ये सभी शब्द अव्यय हैं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए ये शब्द अव्यय कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो अव्यय होते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद में संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, सकारात्मक और नकारात्मक अव्यय और निपात। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अविकारी शब्दों में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण के विषय में आज हम देखेंगे। और साथियों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम में जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, हिंदी से संबंधित कोई भी आपके क्वेश्चन आएगा, तो शायद ही आप अगर अच्छी तरह पढ़े, इस वीडियो को अच्छी तरह देखा, आपने समझा और लिखा, तो शायद ही कोई क्वेश्चन है जो गलत हो पाएगा। मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसलिए आप मेरे जो वीडियो को पूरा देखो और अच्छी तरह से लिखो उनको।
तो देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब इसकी हम देखेंगे परिभाषा देखेंगे। वह अव्यय या अविकारी शब्द कह सकते हैं, वह अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेष। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब साथियों इनको भी भेदों में विभाजित किया है, लेकिन पहले अपन इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। बहुत लड़कियां बहुत बोलती है। बहुत बोलती है। तो ये साथियों विशेषण है जो किसकी विशेषता बताया? संज्ञा। तो ये क्या है? विशेषण है, और ये क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। यानी कि बहुत बोलती है, तो कहते हैं कि लड़कियां कितना बोलती है, तो आंसर क्या आया? बहुत बोलती है। तो जो बोलना है उसकी विशेषता बता रहा है ये बहुत। तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। इस प्रकार से क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर कि जो विशेषण है वो संज्ञा शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है कि भाई क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है, किस तरीके से, किस ढंग से वो संपन्न हो रही है, उसका ये तरीका बताता है, उसकी विशेषता बताता है। तो हम इनके भेदों के विषय में देखेंगे और उस भेदों के अनुसार हम इसका आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखो ये 4 भेदों में विभाजित किए हैं। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसके बाद में समय या कालवाचक क्रिया विशेषण, समय या कालवाचक क्रिया विशेषण। एक हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और एक हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, और एक हो गया परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें देखो हम क्वेश्चन करेंगे कैसे या कहाँ, कब, कितना। इससे हम क्वेश्चन करेंगे तो अगर जो जैसे कितना से क्वेश्चन करेंगे तो वो परिणाम वाचक क्रिया विशेषण होगा। कब से हम क्वेश्चन करेंगे और उसमें समय संबंधी, जब कब गया, कब आया, इस संबंधी हम क्वेश्चन करेंगे तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। और कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न बनाएंगे, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। उसका आंसर आएगा। तो इसके बाद में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे
कैसे से हम प्रश्न बनाएंगे और उसका उत्तर आएगा तो वो क्रियावाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे देखेंगे हम एक एक के विषय में हम पढ़ेंगे अब विस्तृत। आप इनको लिखते रहें। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और साथियों, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा उसमें बताने से टाइम वेस्ट होता है। और फिर मैं ये कोशिश करता हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री दे सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सके उस सामग्री को। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो देखो कौन से क्रिया विशेषण होते हैं इसमें। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के तरीके, रीति, शैली आदि संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो अब इसमें कि वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का एक तो रीति किस ढंग से हो रही है, तरीके से हो रही है, किस शैली से क्रिया संपन्न हो रही है, उसका बोध कराता है, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब ये कौन कौन से क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे कौन कौन से क्रिया विशेषण होते हैं वो लिखेंगे हम। धीरे धीरे, मंद मंद, धीरे धीरे, मंद मंद, अचानक, अच्छी तरह, अच्छी तरह। और देखो इसमें सचमुच, वास्तव में, बहुत सारे होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई क्रिया किस तरीके से संपन्न हो रही है, क्रिया की वो विशेषता जो उसके तरीके को, उसकी शैली को, उसके ढंग को व्यक्त करता है, उसकी विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। हम आदि लगा देते हैं, इत्यादि बहुत सारे होते हैं। अब इसमें उदाहरण देखें कि किस प्रकार से, जैसे कि हवा मंद मंद चलती है। तो ये जो मंद मंद है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये कह रहा है कि हवा कैसे चलती है। अपन ने क्रिया वो कैसे से क्वेश्चन बनाया था ना, उसमें लिखा था अपन ने, तो कैसे से हम प्रश्न बनाएंगे कि हवा कैसे चलती है। हवा कैसे चलती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मंद मंद। तो यानी कि यहाँ चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसे चल रहा है, कैसे कार्य संपन्न हो रहा है। जैसे कि राधा धीरे धीरे
बोलती है। तो अब इसमें बोलने की विशेषता बता रहा है कि राधा कैसे बोलती है, तो वो कैसे बोलती है, धीरे धीरे बोलती है। तो यहाँ पर बोलना क्रिया है, वो किस प्रकार से संपन्न हो रही है, उसका तरीका, उसका ढंग, वो बताया जा रहा है इसमें। तो इस प्रकार से जो भी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, रीति, ढंग, तरीका, वो क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और देख लेते हैं हम उदाहरण। उसकी कमीज अच्छी धुली है। तो अब इसमें धुलना कि कैसी धुली हुई है, कमीज कैसी धुली हुई है, तो अच्छी धुली हुई। तो यहाँ पर इसका जो धोना क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसी प्रकार से वो धुपी हुई है, तो अच्छी धुली हुई है। तो इस प्रकार से जो क्रिया के तरीका, ढंग, शैली का पता चलता है, वो क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब अगला क्रिया विशेषण देखेंगे हम। इसको मिटा रहा हूं मैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसको लिखें। मेरे हिसाब से तो आप लिखें, क्योंकि वही बेस्ट रहता है, लिखना ही बेस्ट रहता है। बाकी तो हम भूल जाते हैं, इसलिए लिखो तो ज़्यादा बेटर है। और साथियों, आप एक लक्ष्य बनाकर पढ़ें कि हमारा क्या लक्ष्य है और कितना, यानी कि हमें ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी कम है, वैकेंसी आएगी नहीं, ये नहीं सोचना है। हमें ये निर्धारित करके चलना है कि चाहे वो 1 पद है, 2 पद है, हमें तैयारी करते रहना है। और आप जैसे एक मैं देख रहा हूँ कि जैसे एक पेपर होता है, परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद में हम निष्क्रिय हो जाते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, इसमें क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन हमें ना, जो हमारी तैयारी, जैसे हम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की कर रहे हैं, या आप 2nd ग्रेड कर रहे हो, या LDC कर रहे हो, पटवारी कर रहे हो, किसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी को आप छोड़ो मत जब तक आपका परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ जाता है। उसको आप चलते रहना है, क्योंकि अगर हम पहले, यही तो है अधिगम उतार चढ़ाव, ये क्या है, यही तो है कि हम जैसे कि हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद ऐसा लगता है कि हम फ्री हो गए, बाकी हम फ्री नहीं हो गए। हमें उसको कंटिन्यूटी, उसकी जो नियमितता है पढ़ाई की, उसको जारी रखना है, चाहे वो रिजल्ट अपने पक्ष में आए या नहीं आए। लेकिन हमारी जो तैयारी उसको नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर तैयारी को नहीं छोड़ेंगे तो अगला एग्ज़ाम जब हम देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ में देंगे। और हम जब परीक्षा के बाद में जब हम तैयारी करना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि फिर हम 1 महीना 2 महीने का गैप दे देते हैं, फिर हम उसके बाद में तैयारी करना शुरू करते हैं, तो हमारी स्थिति वही पहले जैसी हो जाती है, तो हम अगले एग्ज़ाम में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी लगातार पढ़ाई को छोड़े नहीं, लगातार जारी रखें पढ़ाई को, क्योंकि एग्ज़ाम होते रहते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद में हमें निष्क्रिय नहीं होना है, हमें और अच्छी ऊर्जा के साथ में लगना है। तो हम अगला जो क्रिया विशेषण हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, तो जो आंसर आएगा वो, अब इसमें क्या है देखो, वह क्रिया विशेषण या वह अव्यय, वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के संपन्न होने के स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
अब देखो इसमें स्थान संबंधी विशेषता क्रिया की, वो कि क्रिया कहाँ पर संपन्न, इससे हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे कहाँ शब्द से, और जो इसका आंसर आएगा तो ये जो कहाँ शब्द से हम बनाएंगे तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इस कहाँ से हम, तो इसमें क्रिया कहाँ पर संपन्न हुई वो बताया जाएगा इसमें, यानी क्रिया कहाँ पर संपन्न हुई, घर में संपन्न हुई, बाहर संपन्न हुई, कहाँ संपन्न हुई। अब इसमें जैसे कि क्रिया विशेषण लिख देते हैं, इसमें क्रिया संपन्न होने का स्थान संबंधी विशेषता बताई जाती है, तो वो जैसे पास, दूर, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, और देख लो सामने, सामने, दाएं बाएं, इधर उधर, दाएं बाएं, इधर उधर आदि, बहुत सारे होते हैं, इत्यादि लिख देते हैं। तो यानी कि पास, दूर, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, दाएं बाएं, इधर उधर आदि संबंधी विशेषता क्रिया की प्रकट करते हैं, वो क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। यानी कि स्थान संबंधी ये उसकी विशेषता बताते हैं कि क्रिया कहाँ पर संपन्न हुई। तो एक उदाहरण इसमें देखेंगे, लड़का बाहर सोता है, ये बाहर है, ये सोने की विशेषता बता रहा है कि लड़का कहाँ सोता है। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, लड़का कहाँ सोता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बाहर। तो यानी कि ये स्थान संबंधी, वो स्थान के बाहर सो रहा है, सोने का स्थान वो बता रहा है लड़के का, तो स्थान संबंधी। आगे देखेंगे, लड़का या लड़की, ये दो आप कुछ भी कह सकते हैं उदाहरण में, लड़का या लड़की, लड़की नीचे पढ़ती है, अब यहाँ जो पढ़ती है तो कहाँ पढ़ती है, तो वो नीचे पढ़ती है। राधा आगे चलती है या पीछे चलती है, तो ये राधा कहाँ चलती है, तो आगे चलती है, पीछे चलती है, दौड़ती है ना, आगे दौड़ती है, पीछे दौड़ती है। इस प्रकार से जो भी क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, जो क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि इसमें स्थान संबंधी क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जैसे पास, लड़की पास है, दूर है। इस प्रकार से ये बहुत सारे क्रिया विशेषण है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आप ये ध्यान रखें कि अपन जो इससे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, इसका उत्तर आता है तो वो क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला देखेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, काल या समयवाचक क्रिया विशेषण, काल या समयवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के संपन्न होने के समय या काल को प्रकट करता है। वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के
होने के समय, समय मतलब काल ही होता है, समय काल को प्रकट करते हैं। उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी कि वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का, यानी कब हुई क्रिया, तो होने का समय या काल पर संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब इसमें ये पता चलेगा क्रिया कब हुई। देखो इसमें कौन कौन से जो क्रिया विशेषण है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज, कल, प्रतिदिन, जब, कब, अब, कभी, कभी कभी। इस प्रकार से बहुत सारे जो क्रिया विशेषण है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है इत्यादि लिख देते हैं हम। अब देखते हैं उदाहरण, देखते हैं इसका। देखो उदाहरण में जैसे वह अभी गया है, तो वह कब गया, अभी गया है। वह कब गया, तो इसका आंसर क्या है, अभी गया। इसका आंसर क्या है, अभी गया है। तो यहाँ पर ये जानने की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये जो क्रिया संपन्न हो रही है, कब संपन्न हुई क्रिया, अभी संपन्न हुई, तो इसका संपन्न होने का समय बता रहा है। तो वो जो क्रिया विशेषण है वो स्थान, ये समय या कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। और देखेंगे उदाहरण एक दो। मनीष तुरंत गया, मनीष तुरंत गया। यह जानने का जो मनीष कब गया, तुरंत गया, अभी गया, जब गया। इस प्रकार से राधा प्रतिदिन नाचती है, राधा प्रतिदिन नाचती है। तो नाचने की कि राधा कब नाचती है, तो वो प्रतिदिन नाचती है, रोज नाचती है, रोज भी इसमें आ जाएगा। ऊपर लिखा देता हूं मैं, इनको आप लिखते रहें। ऊपर लिख रहा हूं उदाहरण। सोहन अक्सर भूल जाता है। तो ये भूलना क्रिया विशेषण है। सोहन कब भूल जाता है, यानी कि वो अक्सर भूल जाता है, यानी कि प्राय वो भूल जाता है। तो इस प्रकार से जो अक्सर है ये कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मोहन कभी कभी नाचता है। तो कब नाचता है मोहन, कभी कभी नाचता है, वो ज्यादा नहीं नाचता। तो इस प्रकार से जो समय या काल संबंधी जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्रिया विशेषण कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आप इसको लिख लें। इसमें देखो ये जो नाचना है उसकी विशेषता वो बता रहा है कि कब नाच रहा है, तो वो कभी कभी नाच रहा है। तो जो समय संबंधी विशेषता प्रकट कर रहा है क्रिया की, तो वो
कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला क्रिया विशेषण हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला क्रिया विशेषण परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अब इसमें मात्रा संबंधी क्रिया के संपन्न होने की मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट होती है। वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के संपन्न होने की मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के संपन्न होने की मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, यानी कि कितना, यहाँ पर कितना से क्वेश्चन बनाएंगे और अगर जो आंसर आया कितना से तो वो परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो देखेंगे इसमें कौन कौन से क्रिया विशेषण होते हैं। बहुत लिखेंगे, जैसे अपन बहुत, मात्र, जरा या जरा सा, थोड़ा सा या थोड़ा या थोड़ा सा, और देखो ज्यादा, बहुत, अधिक, कम, कम, अधिक, ज्यादा आदि इत्यादि लिख दो। यहाँ पे बहुत सारे क्रिया विशेषण होते हैं इत्यादि। अब हम उदाहरण देखेंगे तो हमें बेटर अच्छा तरह से हम उदाहरणों से अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि जो परिभाषा होती है वो कम समझ में आती है। जब हम उदाहरण देखते हैं तो उस परिभाषा को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा आपने देखा है कि मनोविज्ञान बहुत सारी परिभाषाएं आती है, लेकिन हम परिभाषाओं को इतना नहीं समझते, तब उसका उदाहरण पढ़ते हैं तो उससे हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो देखो इसका उदाहरण ये लिख लेना। अब उदाहरण देखते हैं अपन इसका। मोहन कम खाता है, यानी कितना खाता है तो कम खाता है। यहाँ लिखेंगे इसके क्वेश्चन, मोहन कितना खाता है, तो कितने का अर्थ क्या है, कम आया या अधिक आया, बहुत आया। तो ये जो क्रिया विशेषण है ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि परिणाम संबंधी विशेषता को प्रकट करता है। खाना का, जो खाता है ना वो कितना खा रहा है तो वो कम खा रहा है। आगे देखते हैं। राधा बहुत बोलती है, तो राधा कितना बोलती है, राधा कितना बोलती है, कितनी बोलती है, कितना बोलती है, तो इसका आंसर क्या है, बहुत बोलती है। तो ये जो क्रिया विशेषण है जो परिणाम संबंधी के कितनी क्रिया संबंधी कितना हो रहा है, उस कितना खाता है
वो क्रिया संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, यानी कि जो क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं वो क्रिया विशेषण परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और देखो इसमें एक आध उदाहरण और देख लेते हैं अपन। सीता बहुत नाचती है। कविता ज्यादा गाती है। इस प्रकार से जो ये कितना गाती है, कितना नाचती है, तो ये सब जो क्रिया विशेषण हैं ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण हैं। सभी विशेषण, ये क्रिया विशेषणों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की इस वीडियो में। और ये 4 भाग होते हैं जो क्रिया विशेषण है उसके: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो ये ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, रीतिवाचक, क्योंकि ये क्रिया विशेषण ही अधिक पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में जो अन्य क्रिया जो अव्यय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्रिया विशिष्ट के विषय में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद।